उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर हसन ने नागरिकता कानून का विरोध करते हुए उसके बिल की एक कॉपी जलाई। इस बीच उनके समर्थक भी भारी संख्या में उनके साथ मौजूद रहे। नागरिकता कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसपी सांसद डॉक्टर हसन ने इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। ये वो लोग हैं जिन्हें हिंदुस्तान की फिक्र नहीं, मतलब मामूली फायदे के लिए ये लोग हमारे समाज को बांट रहे हैं। अगर एनआरसी लागू किया, हमने देखा कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। सिविल डिसओबीडियंस का ऐलान कर देंगे, हम कानूनों को ना मानने का ऐलान कर देंगे। कोई भी मुसलमान अपना रजिस्ट्रेशन उसके अंदर नहीं कराएगा। निकालना है तो सबको निकाल दो। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन ने एक होटल में बैठक कर नागरिकता कानून का विरोध किया। इन लोगों ने इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में भी हिंसा भड़क गई। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस पर कई घंटों तक पथराव हुआ। मकानों की छतों से भी पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने बताया कि यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में निकाले गए एक मार्च के दौरान भड़की, जो सीलमपुर से वेलकम होते हुए जाफराबाद तक निकलना था। इसे देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दावा है कि इस मार्च में 100, 200, 500 लोग नहीं, 3 से 4 हजार लोग सड़कों पर उतर गए। इसके बाद भीड़ के बीच से अचानक पुलिस पर पथराव हो गया और फिर हिंसा भड़क गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले दागे गए। क्या हुआ? भागो, फोर्स तो बुलानी पड़ेगी ना। भगदड़ के बीच ही भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां से गुजर रही बसों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इनमें एक बस में बच्चे थे जो स्कूल से घर लौट रहे थे, जबकि दूसरी क्लस्टर बस में 60 से 70 लोग थे जिनकी जान पुलिस ने बचाई। भीड़ ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। एक पुलिस वाले को तो डंडों से पीटा गया, उसे घूंसे भी मारे गए। नीचे गिराने की भी कोशिश की गई और ऐसा किसी एक ने नहीं किया। भीड़ की भीड़ हिंसा पर उतारू नजर आई। पुलिस वाले को मार रहे हैं, देख बदतमीजी। हिंसा की वजह से सीलमपुर, जाफराबाद और मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया और पुलिस भीड़ को काबू करने में जुट गई। लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई। हालांकि भीड़ शांत नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो पुलिस चौकी पर भी हमला बोल दिया और तोड़फोड़ के बाद चौकी के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद भीड़ को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने भी कार्रवाई की। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास वाली सड़क पर घंटों तक भीड़ का तांडव देखने को मिला। लोगों ने पुलिस पर हमले की भी कोशिश की। हालात इतने खराब हो गए कि न्यूज़ 18 की टीम को भी वहां से जान बचाकर दूर भागना पड़ा। पत्थरबाजी चल रही है और पुलिस भी भाग रही है। हम भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है वो पत्थरबाजी जाफराबाद इलाके में हो रही है। भीड़ के हमले में एक पुलिस वाला बुरी तरह घायल हो गया। वो भीड़ को शांत कराने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुंह पर पत्थर लगने से उसकी नाक से खून बहने लगा। और यहाँ पर देखिए एक शख्स चोटिल हुआ है, दिल्ली पुलिस का एक जवान। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जिस तरीके से पत्थर चलाया जा रहा है। पत्थरबाजी के बाद यहाँ पर किस तरीके से चोटिल हुआ है दिल्ली पुलिस का ये जवान, जो कि अपना काम कर रहा था। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हुआ प्रदर्शन इस कदर हिंसक हो गया कि आंसू गैस के गोले दागने वाली पुलिस वैन को भी नहीं छोड़ा गया। दावा है कि भीड़ में कुछ लोगों ने इस वैन को गिराने की भी कोशिश की। लगातार पत्थरों से पत्थरबाजी की जा रही है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। और जो पुलिस की ये वैन है, पुलिस की इस वैन को भी पर भी पथराव किया गया है। जामिया के बाद सीलमपुर और जाफराबाद में हुई इस हिंसा ने चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया, जिसे पुलिस की भी किसी अपील का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में पत्थर बरसा रहे लोगों को रोकने के लिए मस्जिदों का सहारा लिया गया और लाउडस्पीकर से पूरे इलाके में यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि पुलिस उनके साथ है। पत्थर मारने वाले लड़कों को पुलिस के हवाले करने के लिए भी कहा गया, पर इससे भी ज्यादा मदद नहीं मिली। हिंसा और आगजनी के डर से घबराकर लोगों ने अपनी गलियों पर ताला जड़ दिया ताकि भीड़ अंदर ना आ सके। हुआ क्या था यहाँ पे? पहले यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए थे, यहाँ से जाफराबाद के और सीलमपुर के लोग, सारे लोगों ने यहाँ करते हैं। और यहाँ से कोई बस गुजर रही थी स्कूल की, तो स्कूल की बस गुजरते वक्त इन लोगों ने पथराव करा।
और उसके बाद में कई लोगों को चोटें आई है। उसके बाद में पुलिस के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया और मतलब पत्थरबाजी करी। न्यूज 18 की टीम खतरे के बावजूद जाफराबाद के अंदर वाले इलाकों में गई। वहां हमने लोगों से बात की जिन्होंने हिंसा भड़काने वाले लड़कों को बाहरी बताया। उपद्रवी कैसे आ गई? पता नहीं है कौन लोग थे, पता नहीं। यहाँ के लोग कोई नहीं थे जिसने पथराव किया है। यहाँ के लोग सब शांतिपूर्वक ही कर रहे थे। उनमें से बीच में कौन से जिसने पथराव किया है ये उनको हम जानते ही नहीं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में जिन लोगों ने पथराव किया उनमें कई पुलिस के भी हत्थे चढ़ गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने हिंसा भड़का रहे लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली। जाफराबाद के इलाके में दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए इस तरह के ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है और देख रही कि किस इलाके में किस घर में कितने लोग जमा हैं। दिल्ली में अफरा तफरी और हिंसा के माहौल के बीच सरकार को भी सामने आना पड़ा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और पुलिस का सहयोग करने की भी बात कही। आपसे बहुत बहुत अपील है कि आप मेहरबानी करके शांति बनाए रखें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर पर लोगों से माहौल शांत रखने के लिए कहा। हालांकि हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहे। हिंसा और आगजनी के बाद जाफराबाद में तनाव बना रहा। सड़कों पर चारों तरफ ईंट के टुकड़े और पत्थर बिखरे नजर आए। आप देखिए यहाँ पर बाइक जो है उसे आग के हवाले किया गया है। बाइक पूरी तरीके से जल गई है। पुलिस बैरिकेडिंग को आग के उसमें आग लगाई गई है। सीलमपुर और जाफराबाद में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि वो इस बात की जांच करेगी कि मार्च में इतने सारे पत्थर कहां से आए और क्या ये हिंसा साजिश के तहत हुई। सड़क पे पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग थे जो शरारती तत्व में शामिल हुए। पत्थर काफी हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये प्लान था या नॉन प्लान था। सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में हिंसा के बाद दिल्ली के दरियागंज इलाके में भी मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद दिखी और इलाके में मोटरसाइकिलों पर गश्त की गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पुलिस को गश्त करते देखा गया। एक के पीछे एक कई मोटरसाइकिलों पर पुलिस वाले इलाके की खबर लेते हुए दिखे। दरियागंज में जो मार्च निकाला गया उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ऐसे में पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा की गई। हालांकि रात 8 बजे तक भी प्रदर्शनकारी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर डटे रहे। दिल्ली में जारी हिंसा के बीच दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा पर पुलिस और यूनिवर्सिटी के छात्र आमने सामने आ गए। वहां हुई हिंसा की घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव छात्रों से शांत रहने की अपील करते नजर आए। इस वीडियो में उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार छात्रों को बेटा और बच्चों कहकर बुलाया और उनसे पत्थर और बोतलें नहीं फेंकने के लिए कहा। बच्चों, मैं ये गेट नंबर 7 और 8 के बीच में खड़ा हूँ। बच्चों, आप लोग बाहर नहीं निकले। बच्चों, पत्थर नहीं मारे, ट्यूब नहीं मारे, बोतल नहीं फेंके। पुलिस की इस अपील के दौरान पीछे से छात्रों के चिल्लाने और पुलिस के जवानों को गालियां देने की आवाजें आती रहीं। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ जब छात्रों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे जॉइंट सीपी को पत्थर भी लगे। अपील करता हूँ, उधर से मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल पत्थर नहीं चलाएं। लगातार ये पत्थर हम लोगों पे आ रहे हैं। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। इस वीडियो में साफ दिखाई दिया कि पुलिस के लाख समझाने पर भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो लगातार नारेबाजी करते रहे। यही नहीं, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से छात्रों ने पुलिस पर हमला भी जारी रखा, लेकिन पुलिस ने आखिरी वक्त तक कोशिश की। लेकिन छात्रों पर किसी भी अपील का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा पुलिस के शांत रहने की अपील के जवाब में उन्होंने हमला और तेज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आखिरी बार चेतावनी दी। साइड में से पत्थर मत मारिए, नहीं तो फिर मजबूरन हमें फिर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने छात्रों से ये तक कहा कि वो उन्हें भड़काने वालों की बातों में ना आए। लेकिन जब सारी कोशिश बेकार हो गई तो आखिर में पुलिस ने मजबूरी में छात्रों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। अपने साथ जो ये लोग हैं उनको रोकें। ये बोतल फेंकने का, ये ट्यूब फेंकने का बिल्कुल वो नहीं करें। सर अब आगे बढ़ना चाहिए सर। मैं यहाँ पे सर रुकने फायदा नहीं सर, यहाँ दोनों तरफ से गिरे हुए सर। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र पुलिस की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। पुलिस का दावा है कि उसने मजबूरी में बल का इस्तेमाल किया, क्योंकि छात्र उनकी बात नहीं मान रहे थे और ये वीडियो उसी का सबूत है। लेकिन छात्रों ने पुलिस के हर दावे को गलत ठहराया। अपनी बात कहने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हिंसा के दौरान घायल हुआ एक छात्र भी शामिल हुआ और अपनी आपबीती सुनाते सुनाते रोने लगा। वो लाठी बरसाना शुरू कर दिया उन्होंने।
चारों तरफ से, मतलब हेड पे भी मारा, जैसे ही हेड मारा मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, दोनों हाथ जैसे ऊपर किया दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गए। उसके बाद मेरा लैपटॉप तोड़ दिया उन्होंने, लाठी मार के स्टेयर से मारते मारते दौड़ाते मैं बेहोश हो गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लाइब्रेरी और गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उन्हें पीटा। यही नहीं, उन्हें हॉस्टल खाली करने के लिए भी कहा गया और इस पूरी बात से छात्राएं बेहद घबराई नजर आईं। स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया है, अभी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। हमारी जो वाइस चांसलर है वो हमसे बात करने नहीं आई अभी तक और हमें दे दिया गया है कि हमें हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। हालांकि छात्रों के आरोपों से उलट दिल्ली पुलिस ने जामिया हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि रविवार को जामिया इलाके में प्रदर्शन के दौरान जिस तरह का पथराव और हमला पुलिस पर किया गया वो सुनियोजित था। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि भीड़ में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों के पास गीले कंबल थे जिनके जरिए वो आंसू गैस के गोलों से अपना बचाव कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये जानकारी भी दी गई कि आगजनी करने के लिए कुछ लोग अपने साथ पेट्रोल बम लेकर वहां पहुंचे। ये सब चीजें प्रदर्शन वाली जगह पर तुरंत नहीं जुटाई जा सकती, इसीलिए पुलिस इसे सोची समझी साजिश मान रही। पुलिस ने जामिया हिंसा मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि उनमें कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र नहीं है। स्थिति बहुत सामान्य है और काफ़ी 24 घंटे में तेज़ी में सामान्य हुई स्थिति और हम लोग निरंतर डायलॉग्स में हैं उनसे। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में किए गए प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम लग गया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कालिंदी कुंज से मथुरा रोड के बीच 24 घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया, जिसकी वजह से नोएडा और फरीदाबाद से दिल्ली आने और जाने वाले कुछ रास्तों पर लंबा जाम लग गया। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति आप देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास एक एम्बुलेंस भी जैम में फंस गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उस वक्त एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। कितना टाइम आपको हो गया? करीब 1 घंटा हो गया। जैम में फंसे लोगों ने कालिंदी कुंज के पास सड़क बंद होने से भारी परेशानी होने का दावा किया। शायद 2.5 घंटा हो गया मेरे को जी। कालिंदी कुंज से मथुरा रोड के बीच ट्रैफिक रोके जाने का असर दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईवे पर दिखा। DND की ओर ट्रैफिक डायवर्ट होने की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में मंगलवार को हुई हिंसा में 21 लोग घायल हुए, जिनमें 12 पुलिसकर्मी, 3 सुरक्षा बल के जवान और 6 आम लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घायलों में 2 की हालत गंभीर है, जिनमें 1 पुलिसकर्मी और 1 आम नागरिक शामिल है। वहीं पुलिस ने सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में हुई हिंसा पर 2 केस दर्ज किए हैं, जबकि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सर ये बताइए कि ये प्रदर्शन कितने बजे शुरू हुआ और किस तरह से उसने हिंसक रूप लिया सर, कि पथराव हुआ? 10 बजे के आसपास प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें जाफराबाद से एक मार्च निकला था जो सीलमपुर टी पॉइंट तक आया, जहां पे हम लोगों ने फिर बैरिकेड लगा के उनको रोका और ये पीसफुल चल रहा था। 2 बजे तक ये कम्प्लीटली पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था और उसके बाद इनको रिक्वेस्ट किया गया बार बार कि आप डिस्पर्स हो जाएं और पीसफुली अपने घरों को चले जाएं। डिस्पर्सल के दरमियान पथराव स्टार्ट हुआ। गनीमत ये रही कि सर जिस बस में तोड़फोड़ की उसमें बच्चे थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया। हाँ, उसमें जो पुलिस की गाइडेंस में और डायरेक्शन में इमीडिएटली जो है वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट किया गया और उसमें जो उस बस के ड्राइवर वगैरह थे उनका भी अच्छा रोल रहा, सो दैट किसी को कोई हार्म ना हो। सर कितने लोग डिटेन हैं, कितने पुलिस पर्सन और कितने पब्लिक के लोग हैं इस घायल हैं इस घटना में? जो अभी तक हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से 15 पुलिस वाले, जिसमें 3 RF के भी कर्मी हैं, उनको चोट लगी है और 6 इसमें जो सिटीजन्स हैं उनको चोट लगी है। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हो गए। यही नहीं, इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा पर भी अपना गुस्सा जताया और कड़कड़ाती ठंड में पार्टी के 2 विधायकों नईमुल हसन और नफीस अहमद ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। हम लोग हर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक पूरी तरीके से इस कानून के खिलाफ, जनता के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाकर इस लड़ाई को आगे तक लड़ते रहेंगे। इस प्रदर्शन में यूपी सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, जिसके लिए एक विधायक ने भारत का नक्शा और संविधान की किताब लेकर प्रदर्शन किया, जबकि एक दूसरे विधायक ने गले में बेड़ियां डालकर अपना विरोध जताया।
इन होर्डिंग्स में कानून व्यवस्था की भी जिक्र है, महिलाओं की सुरक्षा का भी जिक्र है। वो तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम लोग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान तमाम विधायकों को हिदायत दी गई है कि नागरिकता जो संशोधन जो है विधेयक है उसको खास तौर से फोकस किया जाए। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के विरोध को देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश माना और यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट किया और छात्रों को भड़काने वालों पर सख्ती बरतने की बात कही। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध पश्चिम बंगाल में भी हुआ, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में दूसरे दिन मार्च निकाला। उनके इस मार्च में टीएमसी समर्थकों के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने ममता बनर्जी की अगुवाई में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। ममता बनर्जी के साथ इस मार्च में टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती के अलावा पार्टी के कई नेताओं ने भी हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में लोग हैं जो हाथों में टीएमसी का झंडा लिए हुए नो एनआरसी और नो कैब के नारे लगा रहे हैं। इसी तरह से कल भी ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी और एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ इस आंदोलन को जारी रखेंगी। जादवपुर से भवानीपुर तक निकाले गए इस मार्च को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनका ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मार्च के बाद ममता ने एक सभा भी की, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ लोगों से नारे लगवाए। सीए भी बातिल करो, एनआरसी बातिल करो, बातिल करो। इससे पहले ममता बनर्जी ने फिर से ये ऐलान किया कि वो बंगाल में एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगी। हम तो आपको कहते हैं डरो मत, हम बंगाल में तो नहीं करेंगे। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोल दिया दिल्ली में नहीं करेंगे। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता देखो बीजेपी का भी जो स्टेट है ना उसको भी बोलना पड़ेगा, नहीं करेगा। बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही टीएमसी समेत बाकी दलों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस है, ये लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं ये एंटी मुस्लिम है। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर हुई हिंसा पर सियासत भी गर्म रही। विपक्ष ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां तक कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने वाली शिवसेना ने भी सरकार पर उंगली उठा दी और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कुछ हुआ उसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से कर दी। काल ज्या पद्धतीने दिल्लीमध्ये त्या कंपाऊंडमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांवरती गोळीबार केला, जणू काही जालियनवाला बागेतले दिवस परत आले की काय। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके और उन्होंने सरकार से युवाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करने की भी अपील की। संपूर्ण जगातला हिंदुस्थान हा तरुण देश असेल आणि ही तरुण म्हणजे ही युवा शक्ती, हा युवा बॉम्ब आहे। त्या बॉम्बची वात पेटवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने करू नये ही मी त्यांना हात जोडून नम्र विनंती करतोय। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में छात्रों का साथ दिया और सरकार पर पुलिस का मनमाना इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बल्कि अब ये सरकार इसका विरोध किए जाने वाले लोगों पर भी संबंधित समुदाय का जो पुलिस के जरिए इनका उत्पीड़न करवा रही है, तो इसने अब यहाँ सबको चिंतित करके रख दिया है। वहीं विपक्ष के इन तमाम हमलों के बीच प्रधानमंत्री ने एक बार फिर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने छात्रों को राजनीतिक पार्टियों के हाथ की कठपुतली नहीं बनने की भी सलाह दी। आपको ये भी समझना होगा कि कहीं कुछ दल कथित अर्बन नक्सल, कहीं अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आपके कंधे पर बंदूकें चला करके अपना राजनीतिक उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे हैं। छात्रों को नसीहत देने के साथ ही पीएम ने नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर कांग्रेस को भी खुली चुनौती दे डाली। झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर विरोधियों को करारा जवाब दिया और कांग्रेस को पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने का ऐलान करने की चुनौती दे डाली। प्रधानमंत्री ने ये बात इसलिए की कि वो बार-बार इस कानून से मुस्लिम समुदाय को बाहर रखने का विरोध कर रही है। कांग्रेस और उनके साथी दल है खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने लगे हाथ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा भी उठा दिया। कांग्रेस में साहस है तो खुलकर ये भी घोषणा करें कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे।
प्रधानमंत्री ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लिया, कांग्रेस भड़क गई और उन्हें देश के हालात की ओर ध्यान देने की नसीहत दी। मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से, जरा पाकिस्तान की तरफ कम देखिए और हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ये नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उनसे मिलकर नागरिकता संशोधन कानून पर पूरे देश में बचे बवाल पर चर्चा की और अपना पक्ष रखा। इस मुलाकात में कांग्रेस के नेताओं के साथ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और लेफ्ट के नेता भी मौजूद थे। विपक्ष ने इस मुलाकात के बहाने अपनी एकजुटता दिखाते हुए इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा। नागरिकता संशोधन बिल पर संसद में सरकार के बहुमत के आगे विपक्ष का विरोध कमजोर पड़ गया था और यही वजह है कि बिल को कानून बनने से न रोक पाने वाले विपक्ष ने अब राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा कब रुकेगी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला और उसे देश के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। I've met the president to plead with him to intervene in the situation that the Modi government seems to have no compulsion when it comes to shutting down people's voices and implement legislations which do not seem to be acceptable to the people and to us in a democracy. मध्य प्रदेश में रीवा में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने नागरिकता कानून को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की नागरिकता कानून लागू नहीं करने के खिलाफ बीजेपी सांसद ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। कहा कि हिंदुस्तान में रह रहे विदेशी नागरिकों को हम लात मार कर भगाएंगे। आज ये जो आंदोलन हो रहा है केवल इस वजह से हो रहा है कि जो हम विदेशी नागरिकों को जो घुसपैठिए के रूप में हिंदुस्तान में 3 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनको हम लात मार के एनसीआर लगा करके वो कानून हम लाएंगे, विदेशियों को भगाएंगे। चेक रिपब्लिक के ब्रनो शहर में एक कार वहां से गुजर रही 2 ट्रैम के बीच फंस गई। बताया गया कि कार चला रहा आदमी दूसरी तरफ से आ रही ट्रैम को नहीं देख पाया और जैसे ही वो पटरी पर पहुंचा, ट्रैम ने उसे टक्कर मार दी। इससे पहले वहां सड़क पर कई गाड़ियां आती जाती दिखी। कुछ देर बाद वहां 2 ट्रैम आमने सामने से आती दिखी। ठीक इसी वक्त एक कार भी वहां पहुंच गई। ट्रैम को गुजरता देख भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। इससे पहले कि वो पटरियां पार कर पाता, दूसरी तरफ से आ रही लाल रंग की ट्रैम ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त ट्रैम की रफ्तार काफी तेज थी और वो कार को घसीटते हुए आगे बढ़ गई। हादसे का शिकार हुई कार दोनों ट्रैम के बीच फंस गई। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल वहां पहुंचा और कार को निकालने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन दोनों ट्रैम के बीच में फंसने की वजह से कार के परखचे उड़ चुके थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए कटर और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इतने खतरनाक हादसे के बावजूद उसे मामूली चोटें ही आईं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में हो रही हिंसा पर दुख जाहिर करते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। गौतम गंभीर ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नागरिकता कानून बनाया, जिसका लोग विपक्ष के बहकावे में आकर विरोध कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके की हिंसा को बढ़ावा ना दें, शांति बनाए रखें। हमारी सरकार आपका भविष्य बनाना चाहती है, आपका भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहती। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के भी बहकावे में मत आके हिंसा को अपनाइए। हैदराबाद में छात्रों ने नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नागरिकता कानून, एनआरसी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली के कई इलाकों में नागरिकता कानून के खिलाफ पथराव के बाद पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के कानपुर में ठंड ने पिछले 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों को सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही कैद रहे। तिरुवनंतपुरम में केरल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नागरिकता कानून के खिलाफ मशाल लेकर मार्च निकाला। दिल्ली की दरियागंज इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश भर में हो रही रेप की घटनाओं के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पॉर्न साइट्स को बैन करने की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप के बाद जिंदा जलाई गई छात्रा की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के सीतापुर में जंगली फल गलती से खाने के बाद एक स्कूल के दर्जन भर बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
कड़कड़ाती ठंड का सितम झेल रहे उत्तर भारत में हालात अगले कुछ दिनों में और बिगड़ सकते हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में ठंड अभी कई और रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मतलब उत्तर भारत अगले कुछ दिनों में ठंड से बुरी तरह ठिठुरने वाला है, जिसका असर भी दिखने लगा है। ठंड ने पूरे उत्तर भारत को जमाना शुरू कर दिया है। राजस्थान की तस्वीरें तो हैरान करने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में हालात ऐसे हैं जैसे शिमला और मनाली चलकर वहां आ गया हो। नागौर में तो ओलों की इस कदर मार पड़ी कि सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई। माउंट आबू में तो ठंड ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान लुढ़ककर 1 डिग्री पर पहुंच गया। मतलब माउंट आबू में लोगों ने शिमला जितनी ठंड महसूस की। गाड़ियों पर बर्फ जम गई, पानी जम गया। इस रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने राजस्थान की कपकपी छुड़ा दी। इतनी खतरनाक ओलावृष्टि हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी 10 मिनट में ओलावृष्टि हो सकती है क्या। ठंड का टॉर्चर झेल रहे उत्तर भारत में राजस्थान की हालत काफी खराब रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान के कई जिले फिलहाल कुछ दिनों तक इसी तरह ठंड में ठिठुरेंगे, जिससे लोगों की मुसीबत आगे और भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। राजस्थान के माउंट आबू में तो तापमान 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भी इस बार दिसंबर का महीना पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ठंडा है। राजधानी शिमला में तो तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल की तरह उत्तराखंड भी बर्फबारी और ठंड का सितम झेल रहा है। राज्य को अगले कुछ दिनों तक इससे राहत मिलने की उम्मीद भी कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 दिसंबर तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मुश्किल और बढ़ सकती है। उत्तराखंड की ठंड तेजी से अपने कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। केदारनाथ मंदिर जो 2 दिन पहले तक थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था, वो अब बर्फ से चारों तरफ से ढक चुका है। वहां अगर कुछ दिख रहा है तो वो बर्फ है। चमोली और दूसरे जिलों में भी बर्फबारी की वजह से हालात खराब हैं। बिजली की सप्लाई और पीने के पानी का संकट तेजी से गहरा रहा है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों से सैलानियों ने भी निकलना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत का उत्तराखंड राज्य भीषण ठंड से गुजर रहा है और राज्य को अगले कुछ दिन इससे राहत मिलने की भी कोई संभावना नहीं है। सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर ही कड़ाके की ठंड का असर नहीं है। मैदान विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन इसी तरह ठंड अपना असर दिखाएगी। पंजाब, हरियाणा के कई हिस्से, यूपी है, बिहार है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक जो है पूरा एक कोहरा बिछा हुआ, जिसकी वजह से जो है विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। आने वाले दिनों में भी ये इस तरह की कंडीशंस बनी रहेंगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि आज की ठंड ने दिल्ली में बीते 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और यही वजह रही कि देर रात तक लोग सड़क किनारे अलाव जलाकर हाथ तापते रहे। आलम यह था कि जिन लोगों के सिर पर छत नहीं है, उन्होंने ठंड से बचाव करने के लिए रैन बसेरों का सहारा लिया। और जब वहां जगह कम पड़ गई तो मजबूरन कुछ लोग ठिठुरन भरी ठंड में फुटपाथ पर ही सो गए। जिसको मिल जाता है वो ठीक है, जिसको नहीं मिलता वो 2 गाली सुना के जाते हैं, मतलब कि हमें नहीं मिल रहा। तापमान में इतनी गिरावट रही कि ठंड से बचने के लिए जिन गर्म कपड़ों का लोगों ने सहारा लिया वो भी नाकाम साबित हुए। इस वक्त हम मयूर विहार पे मौजूद हैं, जहां अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और पिछले 16 सालों में दिसंबर के महीने में ऐसा पहली बार देखा गया है जब तापमान 12 डिग्री से भी नीचे चला गया है। देश के दूसरे राज्यों से दिल्ली घूमने पहुंचे लोग भी कड़ाके की ठंड में कपकपाते दिखे। यहाँ काफी ठंड है और हड्डी कपकपाने वाली ठंड है। ठंड क्या होती है यहाँ आने के बाद पता चल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने का अनुमान जताया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो 2-3 दिन के बाद इसमें बेहतरी होने की संभावना है। जामिया हिंसा मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसमें इलाके के कुछ नेताओं के साथ छात्र नेताओं का नाम भी शामिल है। पुलिस के एफआईआर में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान का नाम भी शामिल है। आसिफ खान पर आरोप है कि उन्होंने 2-3 दिनों तक एनआरसी और नागरिकता कानून के विरोध में घूम कर नारेबाजी की और छात्रों को भड़काया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के केस में फांसी की सजा सुनाई गई। मुशर्रफ पर 2007 में इमरजेंसी लगाने के जुर्म में दिसंबर 2013 में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया था और 31 मार्च 2014 को उन्हें देशद्रोह मामले में दोषी पाया गया था, जिसके बाद पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में बनाई गई स्पेशल कोर्ट की 3 सदस्यों वाली पीठ ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई। लेकिन दुबई में अपना इलाज करा रहे परवेज मुशर्रफ ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए और खुद पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। ये केस
मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत अंजाम दिए हैं, जंगें लड़ा हुआ हूं मैं, और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है। वहीं परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर इस पर खुशी जताई। यूपी के बाराबंकी में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर एसडीएम और एसएसपी ने पीस कमेटी की बैठक की, जिसके बाद किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन दोनों को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। एसएसपी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने की अपील की। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आदिवासी छात्रों के इस सरकारी हॉस्टल में रात के खाने में दाल चावल और रोटियों के साथ सब्जी दी गई थी, जिसमें कीड़े निकलने के बाद छात्रों ने खाना छोड़ दिया और हॉस्टल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन छात्रों ने जिला प्रशासन से हॉस्टल वार्डन को हटाने की मांग की। इससे पहले जैसे ही हॉस्टल में छात्रों को खाना दिया गया, कुछ छात्रों को उसमें कीड़े दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपने साथियों को दी। दूसरा बना देंगे बोले, ऐसा कैसे दूसरा बना देंगे, 2 बार हो गई है। अरे तो पहले मेरे को नहीं बताया, पहले मैंने सर को बताया। इस बीच हॉस्टल में रहने वाले दूसरे छात्र भी भड़क गए और बैतूल के अंबेडकर चौक पहुंचकर धरने पर बैठ गए। छात्रों के धरने पर बैठने की खबर जैसे ही जिला प्रशासन को मिली, कई अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने छात्रों का प्रदर्शन खत्म करवाने की कोशिश की। आज जो बात हुई है घटना, तत्काल हम लोग जांच किए, थोड़ा समय लगता है, बाकी मुद्दों पे तो तत्काल कार्रवाई होती है। छात्रों को समझाने वालों में हॉस्टल के कई कर्मचारी भी शामिल थे, जिन्होंने धरने पर बैठे छात्रों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन खत्म करने से इनकार कर दिया और हॉस्टल के कर्मचारियों को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन उनके नहीं जाने के बाद प्रदर्शन में शामिल एक छात्र उनसे भिड़ गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि जितनी बार खाने में कीड़े निकले, हॉस्टल वार्डन को उसकी जानकारी दी गई। इल्ली वाला खाना खिला रहे, सर बोलते हैं कि इल्ली साइड में निकाल के रख दो और खा लो। वहीं बैतूल प्रशासन ने खाने में कीड़े निकलने की बात मानी और हॉस्टल पर कार्रवाई करने की बात कही। खाना वो तो प्रूव हुआ है कि इल्ली निकली थी, तो वो तो प्रूव हुआ था। अब वो जो कमियां थी वो हमने जो है ज्वाइंटली लिख करके भेज दिया है। हरियाणा के पानीपत में टोल प्लाजा के पास एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग बड़ी तेजी से फैल गई और गाड़ी के अगले हिस्से से तेज लपटें उठने लगी। आग लगते ही टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने सड़क से गुजर रहा ट्रैफिक रोक दिया और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। हालांकि आग की लपटें इतनी तेज थी कि टोल के कर्मचारियों को भी उसे बुझाना मुश्किल लग रहा था। अब नहीं होगा इससे। लेकिन टोल कर्मचारियों की कोशिश से आग कम हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी भी आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर आग को बुझाने में जुट गए। और लगा दे रहा हूं, खाली कर दो 10-15 जितने भी है। काफी देर की मशक्कत के बाद टोल कर्मचारियों ने आग बुझा दी, जबकि उसमें सफर कर रहे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा के मामले में याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जामिया हिंसा पर हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों ने मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को मेडिकल सुविधा देने और उनकी गिरफ्तारी के मामले में आदेश देने का फैसला भी हाई कोर्ट पर छोड़ दिया। यानी इस मामले में छात्रों की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई। 15 दिसंबर को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने छात्रों की पत्थरबाजी का वीडियो जारी किया। यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे थे, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने ये वीडियो जारी किया। इस वीडियो में यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पर मौजूद कई लोग नारेबाजी और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए, जबकि पथराव कर रहे इन लड़कों को काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने भी इन पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की सख्ती के बाद हंगामा कर रहे लोग यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए और वहां से पुलिस वालों पर पथराव किया और पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जाते दिखे। मारने के बाद कैंपस में भागते हुए पत्थर मारते हुए वीडियो। पुलिस के वहां पहुंचते ही कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ भी भागे, जबकि ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर भाग गए।
राजस्थान के धौलपुर में भीड़ ने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी। आरोप है कि इस पुलिस वाले ने स्कूल से घर लौट रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी जानकारी मिलने पर इलाके के लोगों ने बाइक पर वहां पहुंचे पुलिस वाले को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस वाले ने नीचे झुककर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल एक आदमी ने बाल खींचकर उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोगों ने एक बार फिर उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। पिटाई के दौरान लोगों ने उसे कड़ी फटकार भी लगाई। तू पुलिस में लगवा तू, मैं कहा तो शर्म कर अपने ऊपर तू। वहीं आरोपी पुलिस वाले ने भी स्कूल से लौट रही छात्राओं का पीछा करने की बात मानी। देख रही थी मैं आगे पीछे और खड़ी। काफी देर तक पिटाई करने के बाद लोगों ने पुलिस वाले को छोड़ दिया और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरोप ये लगाए गए हैं कि हमारा जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल के द्वारा जो है तथाकथित रूप से छेड़छाड़ किसी लड़की के साथ में की गई। बताया गया कि यह घटना 14 दिसंबर की है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भदोई में कुछ लोगों ने 3 लड़कों को जमकर पीट दिया। बताया गया कि सड़क पर गाड़ी ओवरटेक करने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एक गुट के लोग एकजुट हो गए और इन 3 लड़कों को पकड़कर पीटने लगे। वहां मौजूद लोगों ने मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और उन्हें रोकने पहुंचे लोगों को भी धमकी देने लगे। जो किया है उसको दे रहे, तुम चुप रहो, जबकि हंगामे की खबर मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और इन लोगों को पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं रुके और एक लड़के को बुरी तरह पीटते रहे। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे को रोकने के लिए कई पुलिस वाले वहां पहुंचे और मारपीट कर रहे लड़कों को पकड़ लिया और सभी को थाने ले गए। पाकिस्तान की सरकार और सेना को बालाकोट एयर स्ट्राइक का डर 9 महीने बीत जाने के बाद भी सता रहा है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में रडार तैनात किए हैं, जिनके जरिए वो भारत की वायुसेना पर नजर रखेगा। इसके लिए वहां के देवसई इलाके में 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक रडार स्टेशन भी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो रडार लगाए हैं वो चीन के JY सीरीज के हैं। चीन के JY सीरीज के रडार ताकतवर माने जाते हैं, जिनकी नजरों से बचना काफी मुश्किल होता। JY सीरीज का ये रडार 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लड़ाकू विमान का पता कर सकता है। यही नहीं, इनके जरिए LOC के पास उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट पर भी नजर रखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कुछ लोगों ने एक महिला को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। आरोपी की जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक महिला को पकड़ा और बीच सड़क पर पीटने लगे। इस बीच वहां कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला की मदद नहीं की और एक आदमी बुरी तरह से महिला को पीटता रहा। महिला ने इलाके के प्रधान पर उनकी जमीन पर कब्जा करने और उसे बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। हमारे पति घर हरियाणा गए हुए हैं काम करने के लिए, हमारी जगह पर कब्जा जमा रखे हैं। महिला ने पुलिस पर भी उसकी शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने महिला की शिकायत पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। महिला ने शिकायत करी कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट करी है। महिला की शिकायत के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तुर्की के हसनकेफ शहर में 609 साल पुरानी एक मस्जिद को मशीनों की मदद से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। टिग्रिस नदी पर बन रहे एक बांध की वजह से मस्जिद के डूबने का खतरा पैदा हो गया, जिसके बाद मस्जिद को वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह भेजने का फैसला लिया गया। इसके लिए करीब 1700 टन वजनी मस्जिद को उसकी जगह से उखाड़कर एक चलने वाले प्लेटफॉर्म पर रखा गया। इस प्लेटफॉर्म के नीचे कई पहिए लगे थे, जिनकी मदद से पूरी मस्जिद को वहां से ले जाया गया। शिफ्ट करने के दौरान मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। जिस प्लेटफॉर्म पर मस्जिद को रखा गया था उसे भी लोहे के एंगल और तारों से अच्छी तरह घेरा गया था। इसके अलावा रास्ते में भी जरूरी बदलाव किए गए थे। नागरिकता कानून और पुलिस के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कई कांग्रेस नेता भी शामिल हुए और हाथों में मशाल लेकर इंडिया गेट पर जुलूस निकाला और नागरिकता कानून का विरोध किया। ये इंडिया गेट तक मशाल मार्च यूथ कांग्रेस का आप देख सकते हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों पर हर जगह पर अत्याचार हो रहा है। उसको लेकर विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के ये तमाम स्टूडेंट्स करते हुए और इनके तमाम यूथ लीडर्स जो साथ चल रहे हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता हरीश रावत भी शामिल हुए
उन्होंने नागरिकता कानून पर चल रहे हंगामे को छात्रों को बदनाम करने की साजिश बता दिया। आंदोलन को पहले उकसाया जा रहा है, फिर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में इंडिया गेट पहुंचे, जबकि प्रदर्शन के समय कोई हंगामा न हो इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अगले सेनाध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का काफी अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे को 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन किया गया था। 31 दिसंबर को सेनाध्यक्ष का जिम्मा संभालने के बाद अप्रैल 2022 में रिटायर होने तक वो इस पद पर बने रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे को सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS बनाए जा सकते हैं। नागरिकता कानून पर दिल्ली में बढ़े तनाव के बाद दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में चौकसी बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस के जवानों समेत कई अधिकारी भी रात भर सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुटे रहे, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने रात भर गश्त भी की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को नागरिकता कानून के बारे में अफवाह नहीं फैलाने की अपील की। ये अपनी पार्टियों की राजनीति है, जो भी अच्छी बुरी बात है इसमें आप लोगों को शामिल नहीं होना। पुलिस वालों ने इलाके के लोगों से भड़काने वाली बातों पर ध्यान नहीं देने को भी कहा। एक चीज ध्यान रखना है, देश हमारा है और हम देश के हैं। पुलिस वालों ने लोगों से इलाके में हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों की जानकारी भी पुलिस को देने की अपील की। देश भर में प्याज के बाद बाकी सब्जियों की कीमतों में भी उछाल आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बीते दिनों हुई बारिश की वजह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते चले गए, जिससे लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ गया। प्रयागराज में प्याज के बाद आलू, मटर और टमाटर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला। मंडी में प्याज 120 रुपए किलो और लहसुन 280 रुपए बिक रहा है, तो आलू के दाम भी 30 रुपए किलो तक पहुंच गए। वहीं 25 रुपए किलो बिकने वाला मटर 60 रुपए बिक रहा है और टमाटर के दाम भी अचानक 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गए। बारिश के बाद टमाटर के दाम भी बढ़े हैं, हरी मटर के दाम बढ़े हैं और नई आलू के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे अब आम आदमी की थाली से ये भी दूर होता जा रहा है। पहले ही प्याज लोगों को रुला रहा था। सब्जियों की लगातार बढ़ रही कीमतों से परेशान लोगों ने बजट बिगड़ने की बात कही। दिक्कतें तो हो रही हैं और इस पे हम लोग के बजट पे भी बहुत असर तो पड़ा है। वहीं मंडी में दुकानदार भी सब्जियों के दाम बढ़ने से बिक्री में गिरावट का रोना रोने लगे। हम लोग के सेल में भी बहुत गिरावट आ गया है। जो सेल हम लोग का पहले जितना होता था उससे ठीक एकदम मैंने आधा से भी आधा सेल अब होने